हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नित्य एग्जाम पॉइंटर। दोस्तों आपका आपके चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये है रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी 90 डेज टारगेटेड बैच, जिसमें हम लोग करते हैं साइंस एनालिसिस। दोस्तों हमारा चल रहा है ये फिजिक्स का एनालिसिस, जिसमें फिजिक्स में हम लोगों ने जो भौतिक राशियां हैं, उनके मात्रक हैं, उनके बारे में पढ़ा, तरंगों के बारे में पढ़ा, फिर प्रकाश के बारे में पढ़ा, फिर ऊष्मा के बारे में, फिर जो मोशन जो गति है, गति से संबंधित, उसके बाद पदार्थों के कुछ गुण हैं जैसे पृष्ठ तनाव, श्यानता एटसेट्रा वगैरह, कुछ सिद्धांत पढ़े। ओके, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा चुंबकत्व। अब आज हमारा ये टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए इसको आज के लिए रखा। आज हम लोग ये और आपका जो प्रैक्टिस सेट है टेस्ट पेपर नंबर 11 वो दोनों सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों विद्युत क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिसिटी किसी तार में जो ये धारा बहती है ना, इलेक्ट्रिक करंट, जो करंट बहती है, आप घर से इस घर में आप देखते हो, ये हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो विद्युत बहती है तार में, इस विद्युत को बहने से रोकता है कोई, इस तार का एक गुण होता है जिसको बोलते हैं प्रतिरोध। तो इसी में हम लोग प्रतिरोध पढ़ेंगे। ठीक है, प्रतिरोध क्या होता है, धारा को बहने से रोकने की इसकी क्वालिटी। उसके बाद जो ये धारा बहती है इसको मापा जाता है, धारा को मापने का मात्रक है एम्पियर। क्या है, एम्पियर। और इसको मापने के लिए जो यंत्र लगाया जाता है उसको बोलते हैं अमीटर। तो धारा मापी किसका है, क्या है, अमीटर। ओके, अब यहाँ पे सिरों पर बोल्ट मतलब विभवांतर पैदा किया जाता है, दोनों सिरों पर, जिसको बोलते हैं विभवांतर। इस विभवांतर को मापने के लिए यंत्र यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं बोल्ट मीटर। क्या, बोल्ट मीटर। विभवांतर को बोल्ट में मापते ना, आपको याद होगा मैंने बताया था विभवांतर को मापने की इकाई क्या है, मात्रक वोल्ट होता है। और चूंकि ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको खोजा था, इसीलिए इसका नाम भी, जो यंत्र है उसको नाम भी वोल्ट मीटर है। एक यंत्र और आता है जो गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर ये कैसा होता है, ये दोनों के रूप में यूज होता है, मतलब इसको आप अमीटर भी बना सकते हो और वोल्ट मीटर भी बना सकते हो। ठीक है, दोनों रूप में इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये तीन यंत्र होते हैं जो विभवांतर विद्युत धारा को मापने, अमीटर, वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर। अब किसी परिपथ में आवेश होता है, वही आपको कूलाम चार्ज बताया था ना, Q1 Q2, एक पॉजिटिव नेगेटिव। इसी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो आवेश होते हैं, उसी आवेश के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे दे रखा है, इसका मात्रक एम्पियर होता है। किसी परिपथ में 1 एम्पियर की धारा बहती है तो प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी है। इलेक्ट्रॉन इससे कोई संबंधित आपका इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, और जो ये धारा होती है दो प्रकार की, एक AC, दूसरी DC। AC मतलब अल्टरनेटिव करंट, मतलब प्रत्यावर्ती धारा। अल्टरनेटिव मतलब एक बार ये अपना रास्ता इस तरीके से चेंज करती है। ठीक है, दिशा और परिमाण दोनों चेंज। और जो DC डायरेक्ट जो करंट होता है, जिसको दिष्ट धारा बोलते हैं, ये एक ही दिशा में ये प्रवाहित होती है। ठीक है, तो आपने जो ये देखा होगा, घरों में जो प्रवाहित धारा होती है वो प्रत्यावर्ती धारा ही होती है। और ये जो जनरेटर होता है ना, जनरेटर आपने देखा होगा, जनरेटर में भी कैसी, जनरेटर या जो बैटरी होती है उसमें दिष्ट धारा बहती है। ये जो प्रत्यावर्ती धारा होती है घरों में, इसमें 50 हर्ट्ज का वो आता है, कितना, 50 हर्ट्ज आवृत्ति की ये क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा में ये करंट आती है। ओके, सबसे खतरनाक कौन सा होगा, तो ये दिष्ट धारा वाला सबसे खतरनाक होगा। ये एक बार में यदि करंट मारा तो चिपका लेगा, और ये क्या करता है, झटका मारता है। ठीक है, तो जो घरों में है वो प्रत्यावर्ती धारा बहती है। इसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है धातुओं पर, और जैसे आपने बहुत सारा देखा होगा, ट्रांजिस्टर वगैरह में भी देखा होगा, ट्रांजिस्टर वगैरह में कुछ ऐसे प्लेटें होती हैं जिसमें ऐसे कुछ परत ऐसे चढ़ा होता है, जैसे लगता है प्लास्टिक का वो चढ़ा हुआ है ना। तो वही उसी प्रकार से विद्युत इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, विद्युत लेपन किया जाता है। ओके, और जिस पर परत चढ़ानी होती है वो कैथोड के रूप में काम करता है, जिसकी परत चढ़ाई जाती है वो एनोड। कैथोड एनोड दोनों मिल गए, यहाँ पे धारा फिर बहने लगती है। इस क्रिया में प्रायः सोना, चांदी और तांबा का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा के लिए ये बताना नहीं पड़ता है किस दिशा में बह रहा है, उत्तर दक्षिण। इसका मतलब ये क्या है, अदिश राशि। क्या है, अदिश राशि। और जो यंत्र AC करंट को, AC को, अल्टरनेटिव करंट को, अल्टरनेटिव करंट को DC में कन्वर्ट करता है, उसको दिष्ट कर बोलते हैं। क्या, दिष्ट कर बोलते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, आगे
अब ये लो वोल्टेज है, जो घरों में लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज या हाई वोल्टेज है लो वोल्टेज में कौन करता है? ट्रांसफार्मर करता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है? तो ट्रांसफार्मर करता है आपका चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे। विद्युत मत कर देना, विद्युत चुंबकीय, ये किस पे काम करता है? चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। इसमें जो है जो आपका कच्चा लोहा होता है ना, कच्चा लोहा, उसका ये क्या होता है, इसका जो क्रोड होता है कच्चे लोहे का बना होता है, ठीक है। तो ये विद्युत एक प्रकार से ये चुंबकीय प्रवृत्ति दिखाता है, एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। तो ये चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर काम करता है। इसकी खोज की थी फैराडे ने, ट्रांसफार्मर की खोज की थी माइकल फैराडे ने। ओके, जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता उनको कुचालक कहते हैं। क्या बोलते हैं? कुचालक या अचालक बोल सकते हैं, और जिससे बहे वो क्या है? चालक है, ठीक है। तो ये अचालक हो गए। ताप बढ़ाने पर चालक पदार्थों का प्रतिरोध क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे तार है, यदि टेम्परेचर आप बढ़ा दो तो धारा को बहने से ज़्यादा ये रोकेगा, इसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, ताकत आ जाएगी, धारा को कहेगा हम नहीं बहने देंगे तुमको, ठीक है। फिर अर्धचालक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो धारा को तो बहने नहीं देते हैं, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो थोड़ा बहुत बहने देते हैं, या उनको मिला देने से फिर धारा प्रवाहित होती है। तो ऐसे पदार्थों को अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। तो अर्धचालक पदार्थों की जो ये विद्युत चालकता, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है? बढ़ जाती है, ठीक है। विद्युत चालकता या टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो इसमें ज़्यादा धारा बहेगी, अर्धचालक। तो अर्धचालक पदार्थ कौन कौन से होते हैं? आता है नाम जर्मेनियम और सिलिकॉन। ये दो अर्धचालक पदार्थ, जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये दो पदार्थ होते हैं जो अर्धचालक कहलाते हैं, ठीक है। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन ये अर्धचालक पदार्थ हैं। यदि आप इसमें टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो इसमें ज़्यादा धारा बहेगी, ये टेम्परेचर घटाओगे तो कम धारा बहेगी, ठीक है। फिर गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया, विद्युत धारा का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आपको मैंने बताया था गैल्वेनोमीटर को हम अमीटर और वोल्ट मीटर दोनों में बदल सकते हैं, ठीक है। हीटर आपने देखा होगा, हीटर उसका जो तार बना होता है वो नाइक्रोम या प्रेस वाला जो प्रेस होता है, इस्त्री कपड़ा जिससे प्रेस करते हैं, उसका भी जो क्या होता है? नाइक्रोम का बना होता है। अब नाइक्रोम ये जल्दी वो हो जाता है, इसका गलनांक क्या होता है? यदि नाइक्रोम टूट जाए या हीटर टूट जाए तो बताइए, ऐसे गलनांक यदि इसका कम होता तब तो ये टूट जाता, ठीक है, मतलब जल्दी कम टेम्परेचर पे ही ये गल जाता। लेकिन इसका गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। नाइक्रोम का गलनांक क्या होता है? उच्च होता है, ठीक है। ये निकिल और क्रोमियम का बना होता है, निकिल और क्रोमियम को मिला करके नाइक्रोम के तार का निर्माण किया जाता है। ये एक मिश्र धातु है, ओके। ट्रांसफार्मर किस धारा का प्रयोग करता है? ये प्रत्यावर्ती धारा, जो अल्टरनेटिव करंट जो घरों में करंट होती है, केवल इसी को ट्रांसफार्मर इसी में प्रयोग किया जाता है। ये जो लो वोल्टेज उसको हाई में, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। शुष्क सेल में जो एनोड का काम करती है, एनोड का काम वो कौन करती है? कार्बन की छड़ करती है। कार्बन की छड़ जो है शुष्क सेल में एनोड का काम करती है। शुष्क सेल क्या है? एक प्राथमिक सेल होता है। जैसे आप लोग जानते हो ना, शुष्क सेल बैटरी में लगाते थे पहले, खूब मिलता था निप्पो का ना, तो प्राथमिक सेल कहलाता है। इनको ड्राई सेल भी कहते हैं। और वहाँ पे एक ऐसे डंडी टाइप की लगी होती थी, वो एनोड के रूप में काम करता है, एनोड के रूप में, ओके। घरों में लगे बल्ब, ट्यूबलाइट, पंखे आदि किस क्रम में लगाए जाते हैं? समांतर क्रम में। अच्छा, समांतर क्रम में लगे होने का मतलब क्या है कि हर एक चीज़ पे वोल्टेज, जो वोल्टेज है ना वो समान रहेगा। वोल्टेज क्या होगा? समान रहेगा। अब जिस चीज़ में प्रतिरोध ज़्यादा लगा रहेगा, जिस चीज़ में प्रतिरोध ज़्यादा लगा रहेगा उसमें धारा कम बहेगी। भाई प्रतिरोध ज़्यादा, रोक ज़्यादा रहा है तो कम बह पाएगा। जिसमें प्रतिरोध कम होगा, कम प्रतिरोध करेगा किसी चीज़ का, तो वहाँ ज़्यादा धारा बहेगी। लेकिन वोल्टेज जो होता है सभी सिरों पर क्या होता है? समांतर होता है। तो कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि यदि लो वोल्टेज हुआ तो ऐसा नहीं कि बल्ब जो है खूब तेज़ी से जल रहा है, पंखा धीरे धीरे चल रहा है। कभी कभी हो जाता ना, घरों में कहते हैं लो वोल्टेज है इस समय, तो यदि लो वोल्टेज तो सभी, पंखा भी धीरे चलेगा, बल्ब भी धीरे चलेगा। इसका मतलब कि हर जगह जो वोल्टेज हो समान पहुंच रहा है। तो समांतर क्रम में वोल्टेज समान रहता है हर परिपथ में, ठीक है। लेकिन यदि वही श्रेणी क्रम में हो तो वोल्टेज तो कहीं भी कुछ भी हो, यहाँ पे धारा समान बहती है, ठीक है।
तो जो घरों में बल्ब, ट्यूबलाइट, पंखा ये लगाए जाते हैं, सभी किस क्रम में लगाए जाते हैं? समांतर क्रम में लगाए जाते हैं। ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? वोल्टेज कम या अधिक करना। फ्यूज तार क्या होता है? आपने देखा होगा, फ्यूज लगाया जाता है जब मान लीजिए वोल्टेज कभी हाई हो जाता है, तो इससे क्या होगा? वोल्टेज हाई होने से मान लीजिए आपका 100 वाट का या कुछ ऐसा है, तो बल्ब कभी कभी दग नहीं जाते थे, या आप लगाते थे तो वो जल जाता था। तो ऐसे उपकरणों को की सेफ्टी के लिए, बचाने के लिए, वोल्टेज यदि हाई है तो अपने आप ये जो फ्यूज तार होता है, लाइट अपने आप काट देता है। ठीक है, वो ऐसे एक तार जुड़ा होता है। अब जैसे ही वोल्टेज हाई हुआ, प्रतिरोध इसका क्या है? उच्च है। उच्च प्रतिरोध होने पर आप जैसे, आपके पास खूब ताकत है, ये यहाँ कर रहा है, आप लगा रहे हो, तो क्या होगा? उष्मा आएगी कि नहीं? आप बताओ। ये रोके है तो उष्मा यहाँ पैदा होगी। जैसे उष्मा पैदा होगी ये गर्म होगा, और जैसे ही ये गर्म होगा तो ये कट जाएगा, गर्म होकर पिघल जाएगा। ठीक है, तो उच्च प्रतिरोध होता है, इसका गलनांक क्या होता है? कम होता है। कम गलनांक का मतलब हो कि कम टेम्परेचर पे ही गल जाता है। तो जो फ्यूज तार होता है उसका क्या होता है? गलनांक क्या होता है? कम होता है। फ्यूज तार का गलनांक कम होता है और उसका उच्च प्रतिरोध होता है। तो यदि आपसे पूछा जाए फ्यूज तार की विशेषता क्या है, तो उसका भाई फ्यूज तार गल जाएगा तभी तो धारा कट जाएगी, लाइट कट जाएगा अपने आप। ठीक है, जिससे लाइट अपने आप, वोल्टेज हाई है, लाइट कट गया, इससे क्या होगा कि आपके सारे उपकरण सुरक्षित बचे रहेंगे। ठीक है, वो नहीं जलेंगे, बल्कि केवल यही एक आपका फ्यूज ही उड़ जाएगा, और फ्यूज उड़ के बाकी आपके सारे उपकरणों को बचा लेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि गलनांक कम होगा, मतलब कम ही टेम्परेचर पे वो गल जाएगा, और प्रतिरोध अधिक होने से वो उसका ज़्यादा विरोध करेगा, जिससे वहाँ ज़्यादा हीट पैदा होगी। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में कौन बदलता? देखिए आपका मिल गया ना, दिष्टकारी द्वारा। किससे? जो अल्टरनेटिव करंट होता है उसको डीसी करंट में कौन बदलता है? ये दिष्टकारी द्वारा बदला जाता है। अब आदर्श वोल्ट मीटर का मतलब क्या हो? वोल्ट मीटर आपका विभवांतर मापता है। विभवांतर हमेशा समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं। किसमें? समानांतर क्रम में, हर उपकरणों में। ठीक है, कि सभी जगह क्या हो, समान विभवांतर पहुँचे, मतलब यहाँ जो विभवांतर, यहाँ। अब ये यदि विभवांतर हमें पूरा नापना, तो जाहिर सी बात है कि जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध यहाँ पे जो धारा यहाँ चली और यहाँ तक पहुँच जाए। अब मान लीजिए आपने एक सिरा यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, आप यहाँ से धारा, मान लीजिए बिजली घर यहाँ से चली धारा, अब यहाँ पे आपने देखा, नापा अपना कि कितना बिजली, कितना वोल्ट आ रहा है। ठीक है, वोल्टेज कितना है ये आपको मापना है। तो आप बताओ, ये पूरा वोल्टेज ये नहीं आ रहा, तो आप कैसे पता कर पाओगे कि पूरा वोल्टेज यहाँ से कितना चला, यहाँ तक कितना पहुँच रहा है? ठीक है, इसका मतलब इसे पूरा वोल्टेज पहुँचना चाहिए। पूरा वोल्टेज पहुँचने का मतलब जितनी धारा यहाँ चली, पूरी धारा यहाँ पहुँचनी चाहिए। मतलब धारा में जो ह्रास हो रहा है वो क्या होना चाहिए? धारा जीरो होनी चाहिए। तो V इक्वल टू होता आई आर। ठीक है, V इक्वल टू आई आर। आई को जीरो लाना है, आई को जीरो लाना है, और प्रतिरोध तब यहाँ क्या होना चाहिए? तो आई इक्वल टू जब निकालोगे आप, तो B बटे आर। अब आर को यदि आप शून्य रख दोगे तब तो ये अनंत हो जाएगा धारा, लेकिन धारा आपको शून्य लाना है, शून्य लाना है ना। आदर्श वही है जो एक भी चीज़ की घपलेबाजी ना करे। मतलब आदर्श वोल्ट मीटर वही है जो एक भी % का धारा ना खाए। ठीक है, धारा का एक भी घपलेबाजी ना करे, मतलब जीरो घपलेबाजी करे। तो ये यदि ये अनंत हो जाएगा, किसी भी चीज़ का अनंत का मतलब होता है जीरो। तो यदि ये अनंत हो गया प्रतिरोध, तो इस धारा का मान कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। इसका मतलब जो आदर्श वोल्ट मीटर होता है उसका प्रतिरोध कैसा होता है? अनंत होता है। उसका प्रतिरोध कैसा होता है? अनंत होता है। अभी आप ये चीज़ थोड़ा समझ लीजिएगा, आता है, बहुत बार पूछा जाता है। घरों में दी जाने वाली विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। ओके दोस्तों, अब आइए हम लोग देखते हैं, जैसे वोल्ट मीटर आपने कहा कि वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है? अनंत होता है। ऐसे ही अमीटर क्या है? अमीटर धारा को मापता है। किसको मापता है? धारा को। अब ये आदर्श अमीटर कौन होगा? आदर्श कौन होगा कि आदर्श उसे कहेंगे कि यहाँ से विभवांतर है दोनों सिरों पर, वो विभवांतर में थोड़ा सा भी वो घपलेबाजी ना करें, मतलब विभवांतर आपको क्या हो जाए? जीरो हो जाए।
यदि आपका विभवांतर 0 v इक्वल टू आई आर होता है, यदि ये 0 है तो r इक्वल टू क्या होगा, r इक्वल टू भी क्या होगा 0। इसका मतलब जो आदर्श अमीटर होता है उसका प्रतिरोध कितना होता है 0। धारा वाले का प्रतिरोध क्या होगा 0 होगा। इसका मतलब कि जितनी धारा यहाँ से चली और प्रतिरोध, अब जैसे यहाँ धारा चली और प्रतिरोध आपने 1 एम्पियर का लगाया, आप यहाँ से 5 एम्पियर धारा चली, प्रतिरोध आपने 1 का लगा दिया तो यहाँ कितना तक पहुँचेगा, केवल 4 तो पहुँचेगा। तो ये कहाँ आदर्श रह गया अमीटर, भाई धारा कहाँ एग्जैक्ट माप पा रहा है। तो एग्जैक्ट मापने का मतलब है कि यदि यहाँ से 5 चली तो यहाँ पहुँचे भी कितना 5 पहुँचे। इसका मतलब जो ये प्रतिरोध है इसको क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए ना। 5 चल रहा है, प्रतिरोध शून्य है, तो ये क्या यहाँ पहुँचे 5 पहुँचे। यही बोलते हैं आदर्श अमीटर। ठीक है, तो आदर्श अमीटर में प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है। अब बात आती है परम शून्य ताप पर अर्धचालक। अर्धचालक आपको मैंने बताया कि ऐसे पदार्थ जो नॉर्मली तो कैसे रहते हैं, वहाँ से धारा नहीं बह सकती है, लेकिन यदि इसको गर्म कर दिया जाए, थोड़ा टेम्परेचर दिया जाए, तब ये एक चालक की भांति व्यवहार करने लगते हैं। मतलब गर्म करने पर इसमें से धारा बहने लगेगी। ऐसे पदार्थों को अर्धचालक कहते हैं, जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये अर्धचालक होते हैं। अब अर्धचालक को परम शून्य ताप, परम शून्य ताप क्या होता है कि वह न्यूनतम ताप जिससे नीचे कोई भी टेम्परेचर नहीं हो सकता है। तो -273 डिग्री सेल्सियस, इससे नीचे कोई टेम्परेचर नहीं हो सकता है। इससे नीचे कोई टेम्परेचर नहीं, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ जम जाता है ना, आपने -125 डिग्री सेल्सियस सुना होगा। ये किसका, ये होता है जो द्रवांक, मतलब आपका जो बर्फ़ में हिमांक जो होता है, ये होता है शराब का। शराब का हिमांक क्या होता है -125 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये बर्फ़ क्या हो जाएगा, जम जाएगा। ठीक है, लेकिन किसी भी चीज़ का -273 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर कभी जा ही नहीं सकता है, मैक्सिमम इतना माइनस में जा सकता है। तो इसी -273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप बोलते हैं। तो परम शून्य ताप, आप बताओ टेम्परेचर बढ़ाते हो तो अर्धचालक जो होते हैं वो विद्युत के चालक की भांति व्यवहार करते हैं, मतलब उसमें से धारा बहती है। जब टेम्परेचर शून्य कर दोगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये तो अचालक बन जाएंगे पूरे ना, मतलब इसमें से धारा कभी नहीं बहेगी। तो यही कह रहा है परम शून्य ताप पर अर्धचालक पदार्थ किसकी भांति व्यवहार करते हैं, तो आदर्श अचालक की भांति व्यवहार करते हैं। मतलब पूरा आदर्श अचालक कौन है कि बिल्कुल ही धारा ना बहे, तो आदर्श अचालक। तो -273 डिग्री सेल्सियस यही परम शून्य ताप है आपका। परम शून्य ताप क्या, -273 डिग्री सेल्सियस। यदि विपरीत आवेश हैं, विपरीत चीज़ें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव, तो आकर्षित होगी, तो विपरीत आवेश के बीच कैसा बल लगेगा, आकर्षण का। और सेम यदि हैं, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो प्रतिकर्षण लगेगा। अधिक वाट के बल्ब का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। अधिक वाट का मतलब हुआ कि यहाँ से विभवांतर क्या है, बहुत मैक्सिमम है, तो धारा भी यहाँ पे मैक्सिमम बहेगी ना भाई। अधिक वाट का तो धारा भी ज़्यादा चाहिए, इसीलिए जो 100 वाट का बल्ब यूज होता था उसमें करंट क्या चाहिए होता था, उसमें ज़्यादा धारा प्रवाहित कराना पड़ता था। ठीक है, तो ज़्यादा प्रवाहित करने के लिए जाहिर सी बात है इसके प्रतिरोध को क्या करना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा। यदि आप प्रतिरोध को ज़्यादा कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये गर्म हो जाएगा। यदि प्रतिरोध को आप ज़्यादा कर दोगे तो ये बहुत जल्दी हीट हो जाएगा और दग सकता है। ठीक है भाई, प्रतिरोध आपका रोकता ही ना किसी चीज़ को। आप इधर जा रहे हो, जैसे आपने देखा होगा एक धनुष यहाँ से आया रामायण में, एक इधर से आया, दोनों ऐसे करते हैं, यहाँ चिंगारी उत्पन्न हो जाती है ना। तो ये चिंगारी इसी प्रकार से कि एक इधर से कर रहा है एक इधर से कर रहा है, तो यहाँ एक प्रकार से यहाँ पे उष्मा हीट पैदा होगी। तो जब दोनों यदि बराबर बराबर शक्ति के होंगे तो ज़्यादा हीट होगा। कोई एक भारी होगा तो ये इधर चला जाएगा, यदि ये धारा ज़्यादा भारी होगी तो धारा बह जाएगी, यदि ये होगा तो धारा को बहने ही नहीं देगा। तो अधिक वाट के बल्ब का प्रतिरोध कैसा होता है, कम होता है। विद्युत लेपन दिष्टकारी धारा के लिए किया जाता है, दिष्टकारी धारा के लिए विद्युत लेपन का प्रयोग किया जाता है। विद्युत फ्यूज परिपथ के साथ किस क्रम में, देखो समानांतर क्रम में जोड़ोगे किसी चीज़ को, ये दो लगा दिया यहाँ पे प्रतिरोध, ये प्रतिरोध है। ठीक है, प्रतिरोध क्या है, क्वालिटी है कि धारा को बहने से रोकती है, और इसको खोजा था ओम ने, इसलिए प्रतिरोध का जो इकाई है वो ओम है। ठीक है, ये दोनों जो है और यहाँ आके ऐसे जुड़ जाएंगे। ठीक, ये आके क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अब यहाँ पे और यहाँ पे दोनों तरफ जो बोल्ट है, जो विभवांतर वो समान होना चाहिए।
तो विभवांतर समान है। अब यहाँ से विभवांतर सेम चला। अभी मान लो 2 एम्पियर का यहाँ पे प्रतिरोध है, 2 ओम का प्रतिरोध है, यहाँ पे 3 ओम का प्रतिरोध है। किस पे ज़्यादा प्रतिरोध है? तो आप कहोगे 3 में ज़्यादा प्रतिरोध है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, कम धारा बहेगी। और इसका प्रतिरोध क्या है, कम है, इसका मतलब यहाँ पे कैसी धारा बहेगी, ज़्यादा धारा बहेगी। ठीक है, तो देखिए आपकी हर परिपथ में जो है धारा अलग अलग बह रही है। विभवांतर सेम है दोनों सिरों पर, लेकिन धारा दोनों उसमें अलग अलग बह रही है। समानांतर क्रम हो गया। श्रेणी क्रम क्या हो गया कि एक यहाँ पे, फिर आगे चल के 2 लगे हुए हैं, तो दोनों में मान लीजिए 2 है 3 है, तो यहाँ धारा हमेशा क्या होगी, धारा हमेशा सेम बहेगी। ओके, तो ये आपका क्या हो गया कि गैल्वेनोमीटर को, सॉरी, विद्युत परिपथ में फ्यूज तार। अब आप बताओ, श्रेणी क्रम में यदि आप जोड़ते हो, श्रेणी क्रम में आपने जोड़ा, सेम धारा बह रही है ना, धारा, यदि धारा जैसे ही हाई होगी तो यहाँ भी धारा हाई होगी। धारा यदि यहाँ हाई हुई तो धारा यहाँ भी हाई होगी। ये धारा ज़्यादा हुई है तो ये क्या करेगा, प्रतिरोध फ्यूज तार का, फ्यूज परिपथ जो होता है, जो फ्यूज तार होता है, इसका प्रतिरोध उच्च होता है। और जैसे ही ये धारा आई इधर और प्रतिरोध भी हाई हुआ, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पर भी प्रतिरोध हाई होता है। जैसे ही हाई हुआ यहाँ पे ऊष्मा पैदा होगी और ये इसका गलनांक बहुत कम होता है। गलनांक मतलब गलने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए बहुत कम चाहिए होता है। जैसे ही गलनांक कम चाहिए, जैसे ये हीट हुआ थोड़ा, तुरंत ये परिपथ कट जाता है और धारा बहना बंद हो जाती है। तो जो फ्यूज परिपथ होते हैं वो श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। गैल्वेनोमीटर को यदि वोल्ट मीटर विभवांतर मापना है तो कैसा लगाना होगा, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार लगाकर इसको वोल्ट मीटर में बदला जा सकता है, क्योंकि वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है क्या होता है, अनंत होता है ना। तो इसीलिए श्रेणी क्रम में कैसा लगाया जाएगा, उच्च प्रतिरोध लगाया जाएगा। ओके, फिर गैल्वेनोमीटर को अमीटर में यदि बदलना है तो समानांतर क्रम में कम प्रतिरोध, क्योंकि वहाँ प्रतिरोध 0 होना चाहिए ना। आदर्श अमीटर का यही तो परिभाषा था कि जितनी धारा बह रही पूरी की पूरी धारा वहाँ पहुँचे। तो पूरी धारा कब वहाँ पहुँचेगी, जब इधर से कोई विरोध ना करे। तो यदि ये विरोध ना करे मतलब ये शून्य हो जाए, प्रतिरोध क्या हो जाए, शून्य हो जाए। इसका मतलब कम प्रतिरोध का तार लगाकर गैल्वेनोमीटर को क्या किया जा सकता है, मीटर में बदला जा सकता है। चालकों का ताप घटाने पर विद्युत चालकता, यदि कोई चालक का ताप बढ़ाओगे तो विद्युत चालकता क्या हो जाएगी, विद्युत चालकता घट जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ जाता है, और प्रतिरोध जब बढ़ जाएगा इसका मतलब इसमें कम धारा बह पाएगी। ठीक, जैसे मान लीजिए 5 है और 3 इसका प्रतिरोध लग रहा है, कितनी धारा, 2 बही। ओके, ये मैं समझा रहा हूँ आपको। मान लीजिए 5 है और 2 ही है प्रतिरोध, तो कितनी धारा बही, 3। ठीक, तो प्रतिरोध जब बढ़ जाएगा तो धारा कम बहेगी। और विद्युत चालकता बढ़ाना है, इसका मतलब टेम्परेचर को घटा दोगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा तो धारा अधिक बहेगी, इसका मतलब चालकता अधिक हो जाएगी। ट्यूबलाइट में क्या भरी होती, पारे की वाष्प होती है और आर्गन गैस होती है। विद्युत की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है, वॉटेज। ठीक है, किस पे, कितने वाट। अब जैसे आप मान लीजिए कितने यूनिट बिल आपका, मान लीजिए 100 वाट का 10 बल्ब है, इसको मान लीजिए 10 घंटे तक आपने यूज किया तो कितना यूनिट यूज किया बटे 1000। यहाँ से आप काटोगे 3 जीरो कट गया, सॉरी मान लीजिए 1 घंटे तक यूज किया तो ये आपका क्या हो गया, 1 यूनिट आ गया। ठीक, 100 वाट का 10 बल्ब 1 घंटे तक आप जलाए तो कितना यूनिट खर्च किया आपने बिजली, 1 यूनिट खर्च किया। तो ये निकालने के लिए भी आता है। अब आइए देखते हैं कुछ और चीज़ें। इलेक्ट्रॉनिक्स में वाल्व होते हैं, डायोड वाल्व और ट्रायोड वाल्व। ये वाल्व क्या करते हैं, ये दिष्टकारी, अभी आपको बताया था ना, जो एसी करंट जो घरों में धारा बहती है, इसको डीसी इन्वर्टर, आपने देखा ना घरों में इन्वर्टर लगाते हैं, तो एसी करंट को डीसी में बदलने के लिए, देखिए बैटरी में स्टोर हो जाती है, तो एसी करंट को डीसी करंट में बदलने के लिए डायोड वाल्व का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये एसी करंट को दिष्ट धारा में बदलता है डायोड वाल्व। ट्रायोड वाल्व क्या होता है, इसमें जो है प्लेट, तंतु और एक ग्रिड भी लगा होता है। एक तंतु भी रहता है, इसमें भी तंतु रहता है और प्लेट रहती है, लेकिन एक चीज़ यहाँ और बढ़ जाता है, ग्रिड, इसीलिए इसका नाम हो जाता है ट्रायोड वाल्व। ट्रायोड मतलब 3 चीज़ें हो जाती हैं, एक नलिका के रूप में होता है। इसका प्रयोग एम्पलीफायर के रूप में यूज करते हैं। एम्पलीफायर मतलब बढ़ाने के लिए उसके आयाम वगैरह को। इसके अलावा जो ऑक्सीलेटर के रूप में यूज करते हैं, ट्रांसमीटर का जहाँ से सूचना भेजी जाती है वहाँ भी
और डिटेक्टर के रूप में प्रयोग करते हैं। ट्रायोड वाल्व का डिटेक्टर किसी चीज़ का पता लगाने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये वाल्व हो गए। तो डायोड और ट्रायोड आप समझ गए होंगे। अब विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम, ये तो आपका उसका हो गया। अब क्या बचा आपका, कुछ यहाँ पे देख लीजिए संस्थान। आपको मैंने बताया था जो वनस्पति है बॉटेनिकल, वो लखनऊ में है। विष अनुसंधान या औषधि सब वहीं पे है लखनऊ में। तो केंद्रीय वनस्पति, ये वनस्पति में हर पेड़ पौधे सब आ जाते हैं, लेकिन वन में क्या होते हैं आप जानते हो ना, फॉरेस्ट, वो अलग चीज़ है। ये देहरादून में है, लेकिन जो वनस्पति वाला है वो लखनऊ में है, ठीक। तो केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, औद्योगिक विष अनुसंधान संस्थान लखनऊ। मौसम विज्ञान कहाँ है, मौसम से संबंधित वो नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय मौसम विज्ञान ये भी नई दिल्ली में। प्रतिरोधक विज्ञान कहाँ है, नई दिल्ली। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ये कहाँ है, ट्राम्बे में है, मुंबई में। 1954 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ है, ट्राम्बे, मुंबई में, ठीक। ये आपको मैंने बताया था। होमी जहांगीर भाभा आपके परमाणु ऊर्जा आयोग के 1948 में पहले अध्यक्ष थे। उन्हीं के सम्मान में इसका नाम रखा गया था। बार्क भी इसको बोलते हैं, बार्क कहाँ है, ट्राम्बे, मुंबई में है, ठीक है। और पहला जो आपके परमाणु भट्टी स्थापित की गई थी ना, अप्सरा, वो भी कहाँ है, यहीं पे तारापुर पड़ता है, ट्राम्बे के पास ही, ठीक है, वहीं पे है, मुंबई में ही अप्सरा परमाणु भट्टी। तो ये हो गया। फिर भारतीय पेट्रोलियम और वन दोनों देहरादून में है। फिर रासायनिक जैविकी संस्थान कहाँ है, कोलकाता में। पर्यावरण इंजीनियरिंग कहाँ है, ये नागपुर में पड़ता है। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये हैदराबाद में पड़ता है। जीवाणु प्रौद्योगिकी, जीवाणुओं से संबंधित बैक्टीरिया की जो टेक्नोलॉजी है इससे संबंधित चंडीगढ़ में है। और प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान का है गांधीनगर, ये गुजरात में है। भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान ये पणजी में, गोवा में, गोवा की राजधानी है ना पणजी, वहाँ है। और राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पड़ता है, हैदराबाद में पड़ता है। तो इतने सारे संस्थान हो गए, इसको एक बार आप देख लीजिएगा। अब आइए देखते हैं आगे हमें क्या क्या करना है। ओके दोस्तों, अब यहाँ देखिए कि जो आप स्पीडी वाले जाएंगे बुक में, जो सामान्य विज्ञान का है, वहाँ पे भौतिक विज्ञान संबंधित पूरा टॉपिक यहाँ पे दिया गया है। और एक एक सारी चीज़ें जो आपको यहाँ मैंने साइंस एनालिसिस में जल्दी जल्दी पढ़ा है, उसका पूरा अच्छे से दिया हुआ है। तो इसको आप एक बार रीडिंग करेंगे। देखिए सब पराश्रव्य तरंगे, सब ऊर्जा का संरक्षण का नियम, सब कुछ दिया गया है। इसको आप एक बार अच्छे से पूरा रीडिंग करेंगे, ठीक है। अब आपको सारी चीज़ें फैमिलियर लगेंगी कि चुंबकीय प्रेरण क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, टेलीस्कोप क्या है, ठीक है। ये सारा चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसकी आप 2-3-4 बार रीडिंग करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं और यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जैसे जो जितने भी जीव हैं, जीव या वनस्पति, इसमें जीवन होता है ना, या ये जब मर जाते हैं तो इनसे जो बनता है उसको जीवाश्म बोलते हैं। तो जीव, वनस्पति या जीवाश्म, इनकी उम्र का पता लगाने के लिए हम लोग कार्बन डेटिंग करते हैं। कार्बन डेटिंग के माध्यम से इनकी उम्र पता लगाई जाती है कि ये कितने साल पुराने हैं। इसके बाद जो चट्टान होते हैं या जो पर्वत होते हैं या पृथ्वी की आयु का पता लगाने के लिए हम लोग यूज करते हैं यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। चट्टानों का पता लगाने के लिए, पृथ्वी का उम्र पता लगाने के लिए, या किसी भी पहाड़ और इन सब का पता लगाने के लिए हम लोग यूरेनियम डेटिंग करते हैं। इसके अलावा जीवाश्म, पेड़ पौधे, वनस्पति, पादप या जीव या जीवाश्म, इनकी एज का पता लगाने के लिए हम लोग कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं। अभी यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, आप 1-2 बार रीडिंग करेंगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये नहीं समझ में आता तो बताइएगा, ठीक है। आप ये प्रीवियस वीडियो जाइएगा, जो अभी आपका 4 वीडियो में पूरा फिजिक्स कंप्लीट कर दिया गया है, उसमें फिर से आप वापस जाइएगा, जल्दी जल्दी भगा के एक बार देख लीजिएगा, ठीक। इसके अलावा सुरेश्वर सर ने जो क्लास ले रखा है उसको आपको ये देखना है, आप अच्छे से वहाँ जाइए, वहाँ और अच्छे समझ में आएगा। और इसको देख लीजिए, रीडिंग कर लीजिए, फिर ये जो टेस्ट पेपर है इसको सॉल्व कर लीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख लीजिए, आगे मॉडल सेट कर लीजिए। बहुत बार प्रैक्टिस होगा, आपको रट उठेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिएगा, ओके। आइए अब हम लोग टेस्ट पेपर नंबर 11 करते हैं। इसमें पहला आपका जो प्रश्न है कि एवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है। जैसे आप कहते हो 1 दर्जन केला ले आओ, 1 दर्जन का मतलब 12 केला होना चाहिए, ठीक है।
तो ऐसे ही जो पदार्थ होते हैं उनके 6.023 गुणे 10⁻23, 10⁻23 का मतलब कितना हुआ कि 23 जीरो लगाना है इसके बाद, ठीक है। तो आप सोचो कितना हो गया। इतने एटम जो होते हैं इनकी संख्या को बोलते हैं अवोगाद्रो नंबर। तो इन्हीं का इतने एटम को ले करके उनका जो वेट होता है ना, जो वेट होता है उसी को बोलते हैं एक मोल। क्या बोलते हैं? एक मोल बोलते हैं उसी को। तो ये जो अवोगाद्रो संख्या है इसी को एक मोल बोला जाता है, ठीक है। यही अवोगाद्रो संख्या है। मतलब ये एक मोल किसको, कि इतनी संख्या के जो इतनी एटम हैं उनको तौल लो, जो उनका वेट होगा वही क्या कहलाता है, एक मोल, ठीक। तो पदार्थ की मात्रा को मापने की इकाई क्या है, मोल होती है ना, आपको बताया था ये मूल मात्रक होता है, ठीक। फिर दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, पारसेक, प्रकाश वर्ष, एम्पियर और धारा। तो धारा तो एक अपने आप में घटना है और एम्पियर इसको मापने की इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई होती है। सूर्य का प्रकाश एक साल में जितनी दूरी वो ट्रैवल करता है वही उसका प्रकाश वर्ष है। और 3.26 प्रकाश वर्ष को एक पारसेक दूरी कहते हैं। तो सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो हो जाएगी पारसेक। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी होती है। तो ये 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर, 15 मीटर। अच्छा, ये मीटर में आएगा, ठीक है, 15 मीटर। यदि इसी को किलोमीटर में, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर ना, मतलब 3 जीरो होता है। तो 3 जीरो और तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 10⁻12 किलोमीटर में आएगा। यदि मीटर में करना होगा तो 10⁻15 मीटर। तो यहाँ पे देखिए आपका 9.046 गुणे 10⁻15 मीटर और 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। तो ये 046 नहीं होगा बल्कि 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर ये आपका होगा। तो एक प्रकाश वर्ष में इतनी दूरी होती है। 1 लीटर कितने गैलन के बराबर होता है, 1 लीटर कितने गैलन के बराबर, तो 16 छक्का लगभग 6 लीटर के करीब होता है 1 गैलन ना। ये शराब वगैरह तो कहते नहीं 1 गैलन पकड़ा गया, 2 गैलन पकड़ा गया, तो 0.162 गैलन होता है 1 लीटर में इतना गैलन। सॉरी ये जो है क्या कहते हैं 2.26 मतलब 3 लीटर समथिंग के करीब, ये 0.2642 गैलन के बराबर, 2642, ठीक है। तो 1 लीटर में इतने गैलन होता है। फर्मी क्या होता है, 10⁻−15 मीटर। माइनस करने का मतलब 1 बटे कर दो, 1 लिख के 15 जीरो लगाओ, सोचो कितनी छोटी होगी। तो 1 फर्मी कितना होता है, 10⁻−15 मीटर। लॉगरिथम का आविष्कार किसने किया था, तो इसको किया था जॉन नेपियर ने। जॉन नेपियर ने लॉगरिथम का आविष्कार किया था। ओके, क्वांटम सिद्धांत क्या, क्वांटम सिद्धांत ये आधुनिक सिद्धांत है। इसमें कहा गया कि जो सूर्य का प्रकाश है ना, प्रकाश ये ऊर्जा के पैकेटों के रूप में आता है। ये जो ऊर्जा आती है ये पैकेटों में आता है, एच न्यू रूप में आता है। ये जो एच है इसी को बोलते हैं प्लांक्स नियतांक। इसी को क्या बोलते हैं, प्लांक्स नियतांक, ठीक है। तो क्वांटम सिद्धांत किसने दिया, जाहिर सी बात है मैक्स प्लांक ने दिया था। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया, मैक्स प्लांक ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, वायुमंडल की आर्द्रता। आर्द्रता मतलब क्या होती है, वायुमंडल में जो हवा में जो पानी की बूंदें रहती, जलवाष्प रहता, वही तो आर्द्रता है। तो ये जलवाष्प मतलब गैसीय अवस्था में, तो क्या बोलेंगे, हाइग्रो की हाइड्रो, तो आप बोलोगे गैस मतलब हाइग्रो, तो गा वाला रहेगा, तो हाइग्रोमीटर। तो आपका करेक्ट आंसर होगा हाइग्रोमीटर। अच्छा, द्रव का अपेक्षिक घनत्व मतलब लिक्विड कोई हो उसका घनत्व कितना, मतलब उसके अणु कितने पास हैं, ये घनत्व जानने के लिए द्रव होता ना, तो इसका मतलब हाइड्रो मतलब द्रव। देखिए द्रव आता है ना ऐसे, तो हाइड्रोमीटर क्या होता है, द्रव का अपेक्षिक घनत्व मापने के लिए यूज किया जाता है। तो वायुमंडल की आर्द्रता को लिए तो क्या हो जाएगा, हाइग्रोमीटर। हाइड्रोफोन क्या होता है कि जल के अंदर ध्वनि मतलब पानी के अंदर ध्वनि को सुनने वाला क्या होता है, यंत्र होता है, ठीक है, हाइड्रोफोन। ओके, पानी के अंदर 1 एंगस्ट्रॉम, ये जो प्रकाश है, प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है, तरंग दैर्घ्य क्या होती है, एक चक्कर पूरा करने में जितनी दूरी ये चलता है यही तरंग दैर्घ्य है। तो ये प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापने के लिए एंगस्ट्रॉम का प्रयोग किया जाता है।
ऐसे ए के ऊपर ऐसे जीरो लगा देते हैं। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर, ठीक है। इसी सापेक्ष में होता है 10⁻⁻10 मीटर। फिर पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग किस पर निर्भर करता है? तो कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करता है। आपको मैंने बताया था कि सूर्य, जो केपलर ने कहा, सूर्य सेंटर में मान लीजिए ऐसे दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है। जब ये जो नज़दीक होता है इसको क्या बोलते हैं? पेरिजी बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? पेरिजी। तो ये जब नज़दीक होता है तो इसका कक्षीय वेग अधिकतम होता है। क्या होता है? अधिक होता है। नज़दीक है तो कक्षीय वेग क्या होगा? अधिक होगा। जब दूर होता है तो इसका कक्षीय वेग क्या होता है? कम। तो ये जाहिर सी बात है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? त्रिज्या पे नहीं कर रहा है भाई। यहाँ से लेकर यहाँ जो दूरी है ये तो त्रिज्या। तो ये जो कक्षीय वेग है कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करता है। घड़ी की चाबी में क्या भर देते हो? टुक 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 चलता है। किस वजह से? एक बार चाबी भरना पड़ता है तो वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा। तो घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा कैसी है? स्थितिज ऊर्जा है। तो आपका करंट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, यदि किसी पिंड के संवेग को 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा, आपको वहाँ पे बताया था ना 2 वाला, यदि संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? गतिज ऊर्जा होती 12mv²। ये v को 2 गुना कर दोगे तो इसका 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 नहीं हो जाएगा? मतलब गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। यहाँ पे परसेंटेज में वैल्यू दी है। यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स आपने पढ़ा होगा। देखिए v² 2 बार आ रहा है ना, तो 50% ये संवेग को बढ़ाए, 50% को बोलते हैं 1/2। तो 2 बार है तो आप 1/2 1/2 करोगे, वृद्धि हो रही ना, बढ़ा दिया जाए मतलब ये 3 हो गया, ये भी 3 हो गया। 3 त्रिका 9 और 2 दूना 4, 4 से बढ़कर 9 हो जा रहा है। इसका मतलब 5/4 × 100, 4 25 सही है, 25 पंचे कितना हो जाएगा? 125% हो जाएगा। तो संवेग में कितनी का परिवर्तन हो जाएगा? 125% बढ़ जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा +-x +-y +-xy/100 ऐसे लगाए थे ना। तो ये क्या है? यहाँ पे देखो 50 और फिर 50, फिर 50 × 50 मतलब 2500/100, 50 50 100, 25 कितना आ गया? 125%। ये बढ़ जाएगा। तो आप ऐसे भी लगा सकते हो। तो यदि किसी पिंड का संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा? 125% बढ़ जाएगा। अच्छा, वहाँ जो 2 गुना कर दिया जाता है, 2 गुना का मतलब क्या? 2, और यहाँ भी 2, तो क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 हो गया, और ये 1। तो यदि आप इसको 2 गुना करोगे तो देखो 1 से क्या हो जा रहा है? 4 गुना नहीं हो जा रहा है? तो इसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी ना। आपको बताया था कि यदि संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 1 से 4 हो रही, मतलब 4 गुनी हो जाएगी। अच्छा, बोलता कितनी वृद्धि हो जाएगी? तो 1 से 4 हो रहा है, इसका मतलब 3 की वृद्धि हो रही है। 3/1 × 100 कितना हो जाएगा? 300% की वृद्धि हो जाएगी। तो जैसा भी प्रश्न बोले आप ऐसे लगा सकते हो। अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती, जो अनुदैर्ध्य तरंग, जो ध्वनि तरंग होती है, ध्वनि तरंग, यदि ये तरंग जिस दिशा में जा रहा है, गति कर रहा है तरंग, उसके कण भी उसी के समानांतर यदि गति करते हैं तो वो अनुदैर्ध्य तरंग है। कैसा है? अनुदैर्ध्य तरंग है। ये सभी माध्यमों में उत्पन्न की जा सकती है, मतलब ठोस, द्रव, गैस, तीनों माध्यमों में ये उत्पन्न की जा सकती है। लेकिन जो अनुप्रस्थ तरंग होती है वो गैसों में नहीं उत्पन्न की जा सकती है, गैस में, ठीक है। तो जो अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती किसमें? सभी माध्यमों में ये उत्पन्न हो सकती है। लेकिन किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग नहीं उत्पन्न हो सकती? तो हवा एक गैस है, ठीक है, गैसों का मिश्रण होता है, तो हवा में ये नहीं उत्पन्न हो सकता। बाकी द्रव, पानी क्या है? द्रव है। लोहा क्या है? ठोस है। पारा भी द्रव है। तो इसमें द्रव और ठोस में अनुप्रस्थ तरंग चल सकती है, लेकिन हवा में नहीं। जो प्रकाश है ये अनुप्रस्थ तरंग ही होता है। प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग। लेकिन वो कैसा तरंग है? विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग होता है, ठीक है, प्रकाश। क्वेश्चन नंबर आपका है 15, प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या है? किसी भी चीज़ में आपने देखा होगा, यदि इसको थोड़ा खींचो आप तो कहीं ना कहीं इसका डायरेक्शन थोड़ा, जैसे मान लीजिए मिट्टी का वो है, इसमें थोड़ा सा आप इसको दबाए तो इसका आकार ऐसे चेंज हो गया। तो ये देखिए इसकी आकृति में जो ये चेंजिंग हो रही है यही विकृति है, और जो आपने बल लगाया ये प्रतिबल है। इसको बोलते हैं प्रत्यास्थ गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थ गुणांक। तो प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या होता है? प्रत्यास्थ गुणांक।
पनडुब्बी क्या होती है, पानी के अंदर रहती है, पानी के अंदर डूब जाती है। ठीक है, पनडुब्बी को जब डूबना होता है इसके अंदर ढेर सारे गैलन लगे होते हैं। ठीक है, इसमें पानी ये भर लेता है। जब पानी भरता है तो इसका भार क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। नीचे की ओर कार्य करने वाला भार ऊपर की ओर उत्प्लावन बल से अधिक हो जाता है। उत्प्लावन बल जो ऊपर लग रहा है, जो इसको ऊपर की ओर ढकेल रहा है, और नीचे वाला भारी ज़्यादा इफेक्टिव हो गया क्योंकि इसने गैलन लगा था, ढेर सारा पानी यहाँ पे स्टोर कर लिया। तो क्या हो जाएगा, फिर धीरे धीरे वो नीचे बैठ जाएगा, समुंदर की तली में चला जाएगा पनडुब्बी। तो ये क्या है, आर्किमिडीज का सिद्धांत ही तो है। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है पनडुब्बी। ओके, जब इससे ऊपर आना होता है तो पानी को फिर ये निकाल देता है, तो फिर धीरे धीरे ये ऊपर आ जाती है। इसीलिए किसी बॉडी को जब नदी वगैरह में प्रवाहित किया जाता है तो देखिए उसके ऊपर मिट्टी का या कुछ ऐसे बांध दिया जाता है कि वो नीचे जाके बैठ जाए, नहीं तो फिर ऊपर पानी में आके ऐसे तैरने लगती है। क्वेश्चन नंबर 17, समुंदर में तैरना। अच्छा, पास्कल का सिद्धांत, ये जो ब्रेक व्रेक होता है ना, हाइड्रोलिक ब्रेक वगैरह, ये पास्कल के सिद्धांत पे ही काम करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, समुंदर में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है। समुंदर में क्यों? क्योंकि समुंदर में नमक होता है, उसका घनत्व अधिक होता है। तो घनत्व अधिक होने से जो इस पे ऊपर की ओर उत्प्लावन बल लगेगा वो भी ज़्यादा लगेगा। इसके अलावा इसमें घनत्व से ही संबंधित आपकी श्यानता भी होती है। क्या होती है? श्यानता भी घनत्व से ही संबंधित है। इसके अलावा क्या है? पृष्ठ तनाव भी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो समुंदर में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्योंकि समुंदर के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, अब जिसका घनत्व अधिक होगा वही प्रभावी होगा। जैसे तेल है और पानी है, तो तेल का घनत्व कम होता है, तो जिसका कम होगा वो ऊपर ही रहेगा, ऊपर की ओर भागेगा। ठीक, और जो ज़्यादा भारी होगा, जिसका घनत्व ज़्यादा होगा, नीचे की ओर बैठने का प्रयास करेगा। ठीक, ओके। अब आप ऐसे समझ सकते हो, जिसके पास ज़्यादा पावर है वो क्या होगा? वो धरातल के समीप है, या जो फल जो है लदे हुए फल वृक्ष होते हैं, फल से लदे हुए, वो झुक जाते हैं। तो ऐसे समझो जिसका घनत्व अधिक है वो नीचे की ओर आने का प्रयास करता है। जो हल्का घनत्व वाला है, कम घनत्व वाला होगा, वो ऊपर तैरेगा। इसीलिए आप कभी जब पानी रहता है, पानी में मिट्टी का तेल डाल दिया जाता है, तो मिट्टी के तेल का घनत्व कम होता है, इसलिए वो ऊपर तैरता है। ठीक है, अब ऊपर तैरने से ये इसके पृष्ठ तनाव को कम कर देता है मिट्टी का तेल। जब पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, इसका मतलब इसका ऊपर की ओर जो बल लग रहा है वो कम लग रहा है। जब मच्छर का लार्वा जैसे बैठता है तुरंत पानी में डूब जाता है, मर जाता है। ठीक, तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका 18 हो गया कि तरंग अपश्रव्य कही जाती है जब उसकी अपश्रव्य, श्रव्य किसे बोलते हैं? जब 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक हो तो ये श्रव्य है, मतलब सुनने योग्य है। यदि 20,000 से अधिक हो तो वो अपश्रव्य है, और यदि कम हो तो क्या, उसको क्या बोलते हैं? अवश्रव्य बोलते हैं। क्या? अवश्रव्य, जिसको हम लोग, तो ये जो अपश्रव्य है, अपश्रव्य तरंग को, सॉरी, अच्छा, इसको पराश्रव्य बोलते हैं 20,000 से अधिक हो। और जो अपश्रव्य है, अपश्रव्य 20 हर्ट्ज से कम की तरंग को बोलते हैं। तो जो तरंग अपश्रव्य कही जाती जब उसकी आवृत्ति क्या हो? 20 हर्ट्ज से क्या हो? कम हो, तो उसे अपश्रव्य कही जाती है। श्रव्य तरंग क्या है कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच हो तो वो क्या है? श्रव्य तरंग है। और 20,000 से अधिक हो तो इसको बोलते हैं पराश्रव्य तरंग या पैरासोनिक, पराश्रव्य तरंग। ठीक है, इसको हम लोग नहीं सुन सकते हैं पराश्रव्य तरंगों को, इसको चमगादड़ कुत्ता ये लोग समझ जाते हैं। इसलिए कुछ ऐसी घटनाएं अनहोनी होती है तो इन लोगों को तूफान या कुछ ऐसा आना होता है, तो जो कुत्ते होते हैं, बिल्ली होती हैं, चमगादड़ होते हैं, इनको पहले पता चल जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग भी क्या होगा? आप बताओ हमें। तरंग की लंबाई, ये तरंग दैर्घ्य, ये तरंग की लंबाई आधी हो जाए तो ध्वनि का वेग भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वेग क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी यदि आप घटा दोगे तो वेग, वो दूरी घटा दोगे आप तो वेग भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ध्वनि तरंग कैसी होती है? अनुदैर्घ्य तरंग होती है, आपको मैंने बताया। और ध्वनि तरंगों को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। इसीलिए जब हम अंतरिक्ष में जाते हैं वहाँ कोई माध्यम नहीं, इसलिए जब हम कोई बोलते हैं तो वो सुनाई नहीं पड़ता है। इसके अलावा चंद्रमा पर भी वायुमंडल नहीं है, कोई माध्यम वहाँ नहीं है, इसलिए जब हम वहाँ बोलते हैं तो नहीं सुनाई पड़ेगा। ठीक है, ऐसे।
तो ध्वनि तरंग कैसी है, ये अनुदैर्घ्य तरंग होती है। प्रकाश जो कैसी, विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग होती है, जैसे स्प्रिंग चलता है ना इस तरीके से। यदि ये लंबवत है, चलने की दिशा के लंबवत, तो ये अनुप्रस्थ तरंग है। यदि उसके समानांतर है तो अनुदैर्घ्य तरंग है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। गोलीय दर्पण दो होते हैं, एक अवतल लेंस ऐसे रहता है, ये अवतल लेंस है अंदर झुका हुआ, इसको कॉनकेव भी बोलते हैं ना, केव मतलब गुफा, देखिए गुफा टाइप का होता है कॉनकेव लेंस। और अवतल क्या होता है, ये आपका अवतल लेंस है जिसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, ठीक है। ये चीज़, ये गुफा है, ये अपने अंदर समाहित कर ले, मतलब हर चीज़ को बड़ा बना देगा। तो अवतल लेंस जो होता है किसी भी चीज़ का प्रतिबिंब क्या करता है, बड़ा बनाता है। क्या करता है, बड़ा बनाता है। एक चीज़ से हम समझेंगे। फिर उत्तल दर्पण, अच्छा दर्पण कोई भी हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, समतल दर्पण हो या अवतल दर्पण, ये हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाते हैं। क्या करते हैं, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाते हैं। जैसे आप शीशे के सामने खड़े हो तो आपने इधर मुंह किया है, लेकिन शीशे में किधर मुंह दिखता है, इधर दिखता है ना। देखिए आपने इधर किया और इधर दिख रहा है। इसका मतलब ये कैसा प्रतिबिंब बनाता है, ये हमेशा काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब तीनों बनाते हैं। काल्पनिक बनाएंगे या आभासी बनाएंगे। साथ ही साथ जो चीज़ उल्टा, देखो काल्पनिक है कोई चीज़ तो क्या ये उल्टा भी होगा, हर चीज़ बुरा थोड़ी, नहीं तो ये सीधा होगा। काल्पनिक के साथ में कैसा, सीधा। तो ये हो गया काल्पनिक और सीधा। लेकिन जो उत्तल दर्पण होता है ये छोटा प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक। अवतल दर्पण आप जानेंगे कि वो बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, तो उत्तल कैसा बनाएगा, छोटा बनाएगा। तो जाहिर सी बात है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो कैसा होता है, काल्पनिक होगा और सीधा होगा। यहाँ वास्तविक सीधा कभी एक साथ नहीं हो सकते, वास्तविक उल्टा, तो वास्तविक ये बनाता ही नहीं है। दर्पण की बात हो रही, लेंस की बात नहीं हो रही है, ठीक है। लेंस में हमेशा ये बनाता है, यही वास्तविक और उल्टा, ठीक है। लेंस उत्तल लेंस होता तो ये सही होता, ऑप्शन बी। लेकिन दर्पण है तो तीनों, चाहे अवतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो या समतल दर्पण, तीनों काल्पनिक बनाते हैं और सीधा। लेकिन जो ये वाला, ये पार्श्व उल्टा बनाता है। जो समतल दर्पण है ना, पार्श्व उल्टा बनाता है। समतल दर्पण केवल पार्श्व उल्टा बनाता है, साइड से, ठीक है। तो ये हो गया आपका, बाकी सब काल्पनिक और सीधा बनाते हैं। प्रकाश तरंग कैसी होती है, विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स वेव होती है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग होती है प्रकाश तरंग, ओके। क्वेश्चन नंबर आपका है, फोटोग्राफिक कैमरे का जो अवदृश्यक, जो कैमरा होता है ना, उसका अवदृश्यक लेंस कैसा होता है। अब आप हमें बताओ, ये जो छोटा सा कैमरा होता है, ये बड़े बड़े हाथी, बड़े बड़े बिल्डिंग को, घरों को, सबको कैच कर लेता है। तो बड़ी बड़ी चीज़ों को छोटे से में ले आया, मतलब छोटा प्रतिबिंब बना रहा है, ये कैसा होगा फिर, ये तो उत्तल होगा। तो कैसा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। तो फोटोग्राफिक कैमरे का अवदृश्यक लेंस कैसा होगा, उत्तल लेंस होगा। लेकिन ये टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप जिससे हम लोग अंतरिक्ष में जो और ग्रह हैं उनको देखते हैं, तो इसको बड़ा करके देखना पड़ेगा ना, इसीलिए तो लगाते हैं टेलीस्कोप, कि बड़ा बड़ा दिखे। तो बड़ा दिखने के लिए इसका लेंस कैसा होगा, टेलीस्कोप का, इसका होगा अवतल लेंस। कैसा होगा, अवतल होगा। लेकिन जो फोटोग्राफिक वाले कैमरे होते हैं उनका लेंस कैसा होता है, उत्तल होता है। बड़ी बड़ी चीज़ों को छोटा बना के दिखाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 25 हो गया कि E बराबर mc² का प्रतिपादित किसने किया, तो वो किसने किया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। इसको बोलते हैं सापेक्षिकता का सिद्धांत भी बोलते हैं, सापेक्षिकता का सिद्धांत बोलते हैं, सिद्धांत, ओके। इसके अलावा अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही प्रकाश विद्युत प्रभाव दिया था, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव दिया था, जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1921 ईस्वी में, ओके। क्वेश्चन नंबर 26 है, थोरियम के नाभिक को बदला जा सकता है। तो थोरियम एक क्या है, रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है और ये भारत में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। ये जो केरल है, केरल के जो रेत हैं उसमें मोनोजाइट पाया जाता है। इस मोनोजाइट से थोरियम निकाला जाता है। क्या, थोरियम, मोनोजाइट से क्या, थोरियम मिलता है, ठीक है। ये थोरियम रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है। केरल के तट में जो रेत हैं, समुंदर के किनारे जो रेत होते हैं उसमें पाया जाता है थोरियम। इसके नाभिक को किस में बदला जा सकता है, तो इसके नाभिक को हम लोग बदल सकते हैं प्लूटोनियम में। किस में बदल सकते हैं इसके नाभिक को, इसके नाभिक को हम लोग प्लूटोनियम में बदल सकते हैं। तो आपका ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। उसके बाद फ्यूज के पदार्थ कैसा होना चाहिए, तो फ्यूज लगा, फ्यूज
जो लगाया जाता है कि भाई वोल्टेज यदि हाई है तो फ्यूज तार पिघल जाए और ये करंट बहना बंद हो जाए घर में। तो ये कैसा होगा इसका गलनांक, निम्न गलनांक होना चाहिए। करेक्ट आंसर हो गया आपका निम्न गलनांक। रेडियम, मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी और इसके लिए इनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ रेडियम की खोज की थी मैडम क्यूरी ने। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में, अब आप बताओ, जो प्रकाश है, प्रकाश ये विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, ठीक, इसकी आवृत्ति किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों में बहुत सारी तरंगें आती हैं, तो उन सारी तरंगों में हम लोगों को ये बताना है कि कौन कौन सी सबसे अधिक आवृत्ति होती है। तो जाहिर सी बात है, जो जितना 1 सेकंड में ज़्यादा चक्कर लगाएगा उसकी आवृत्ति अधिक होगी। तो जो आपकी औरक्त किरण है, औरक्त, ये जो एक्स किरण 2 जगह दे दिया है, एक्स और गामा किरण, ये आपकी जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती। अल्फा बीटा गामा ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो आपकी परावैगनी, औरक्त किरण, ये सब है ना, रेडियो फ्रिक्वेंसी, ये सब आते हैं, तो ये सब विद्युत चुंबकीय तरंग ही होती हैं, ठीक। तो जो ये आपका औरक्त किरण है, इसकी जो आवृत्ति है वो क्या होती है? अधिकतम होती है। ओके। उसके बाद ऊर्जा का क्षय कम होता है। तो ऊर्जा का क्षय किसमें कम होता है? तो जाहिर सी बात है कि आप बताओ, यदि आप ऐसे जो प्रत्यावर्ती जो घरों में धारा बहती है, ऐसे अपना रास्ता हमेशा, मतलब परिमाण और दिशा दोनों बदल रही है, आप भी कई ऐसे इधर घूमते घूमते जाओ तो आपकी ज़्यादा ऊर्जा क्षय होगी। और सीधे जाना है तो जाओ, नहीं तो मत जाओ, ऐसे यदि हो तो जाहिर सी बात है सबसे कम ऊर्जा क्षय किसमें होगी? तब दिष्ट धारा में होगी। तो ऊर्जा का क्षय कम होता है किसमें? दिष्ट धारा में होता है। ओके। ट्रांसफार्मर जो होता है, जो घरों में अल्टरनेटिव जो एसी करंट है, मतलब हाई वोल्टेज है तो उसको लो वोल्टेज में बदल दे, ये लो वोल्टेज है तो हाई वोल्टेज में, इसी को बोलते हैं ट्रांसफार्मर। ये किस पे काम करता है? तो ये काम करता है विद्युत चुंबकीय, मत कर देना, ये काम करता है चुंबकीय प्रेरण पे। ये जो लोहा होता है, कच्चा लोहा, उसके क्रोड के रूप में यूज किया जाता है ना, कच्चे लोहे को क्रोड के रूप में यूज करते हैं। तो ये करता है चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप। अब बताओ, घरेलू प्रकाश है ना, उसके लिए कैसा करोगे भाई? सभी में क्या हो? समान धारा बहे। समान धारा बहने का मतलब क्या हुआ? समान धारा बहने का मतलब क्या हुआ कि उसको कैसा करोगे आप भाई? ये 100 वाट का है तो 100 वाट वाला जले, ये 5 वाट का बल्ब लगाए तो वो भी जले। तो क्या होगा? वो समानांतर, यहाँ विभवांतर सेम होता है सब में, जिसमें जो प्रतिरोध लगाना, पता लगा कि आप ये मान लीजिए आपका 500 वाट का बल्ब है, इसको जलाने के लिए आप 500 वाट प्रवाहित कर दिए धारा, ठीक है। अब 500 वाट, यहीं पे 5 वाट का बल्ब लगा तो ये तो जल जाएगा, लेकिन ये 5 वाट वाला क्या हो जाएगा? ये तो दग जाएगा ना। तो इसीलिए कि इस वाले में ज़्यादा प्रतिरोध लगा दिया जाता है, इसमें कम प्रतिरोध लगा दिया जाता है। तो जिससे ज़्यादा प्रतिरोध होगा तो कम धारा बहेगा। भाई ये ज़्यादा विरोध कर रहा है तो यहाँ कम बहेगा, तो यहाँ इसको 5 वाट मान लीजिए का है तो इसको कम धारा चाहिए, कम ले लिया। जिसको ज़्यादा धारा चाहिए वहाँ कम प्रतिरोध लगाया गया। तो ये समानांतर क्रम में इसको लगाया जाता है। तो घरेलू प्रकाश के लिए जो प्रयुक्त लैंप होते हैं उनको किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो उनको समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? आप बताओ, सबसे ज़्यादा चाल किसकी है? प्रकाश की चाल है ना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आप बताओ कि अब प्रकाश को वहाँ से यहाँ तक आने के लिए किस रूप में आती है? आपको बताया था जो ऊष्मा होती है 3 रूप से चलती है। पहला कंडक्शन, चालन, ये ठोसों में होता है, ठीक है। चालन क्या होता है? ठोसों में होता है, कंडक्शन। इसके बाद संवहन होता है, जैसे रूम है, रूम में एक हीटर जला दो, थोड़ी देर बाद पूरा रूम गर्म हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं संवहन, ठीक है, संवहन। इसके बाद जहाँ कोई माध्यम ना हो, ठोस ना द्रव ना गैस, कुछ भी ना हो, वहाँ पे जो आती है उसको बोलते हैं विकिरण या रेडिएशन। तो प्रकाश को आने के लिए बताओ अंतरिक्ष में क्या मिलता है उसे? गैस मिलती है, द्रव मिलता है, कुछ तो नहीं मिलता है ना। तो यही सबसे तेज आता है। तो ऊष्मा किस प्रक्रिया में सर्वाधिक तीव्र गति से चलती है? तो विकिरण में सबसे तेज चलती है, ठीक है। विकिरण, जो सूर्य का प्रकाश आता है वो विकिरण माध्यम से ही आता है। न्यूनतम संभव ताप, मैंने आपको बताया जो परम ताप होता है, परम ताप, उससे नीचे
कुछ हो ही नहीं सकता। -273 डिग्री सेल्सियस, केल्विन मत कर देना, -273 डिग्री सेल्सियस को क्या बोलते हैं, परम ताप बोलते हैं, और इसी को माइनस न्यूनतम संभवतम ताप कहा जाता है, -273 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 34, यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि क्या हो जाती। यदि वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल यहाँ से प्रकाश आया और प्रकाश आने के बाद आप बताओ सूर्य अस्त हो जाता है, सूर्य चला गया, इसके बावजूद भी कुछ देर तक क्या होता है, लालिमा बनी रहती है, थोड़ा सांझ हो जाता है ना, सूर्य नहीं दिखता है तब भी, ठीक है। तो ये क्या है, ये वायुमंडल रहता है, वहाँ पे क्या होता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इस तरीके कई घटनाएं होती हैं ना, परावर्तित होती हैं, तो उसको थोड़ा टाइम लगता है। तो यदि वायुमंडल ना होता तो दिन क्या हो जाता, तो दिन क्या हो जाता, कम हो जाता। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा, देखो कोरोना बहुत चर्चा में, तो कोरोना दिखता है उसका, ठीक है, जो उसके चारों ओर का जो आभा मंडल होता है, ये कोरोना इसको बोलते हैं, यही सूर्य ग्रहण के समय दिखता है। सूर्य ग्रहण कब बोलते हैं, जब हम तक प्रकाश न पहुंच पाए। ये सूर्य है, सूर्य ग्रहण कब हुआ, हम यहाँ पे है, कहे सूर्य ग्रहण हो गया, इसका मतलब सूर्य का प्रकाश हम तक नहीं पहुँच पा रहा। क्यों, क्योंकि बीच में चंद्रमा आ गया है, ठीक। चंद्र ग्रहण कब होगा, चंद्रमा वाले तक नहीं पहुंच रहा है, तो कब, क्यों नहीं चंद्रमा पहुंचेगा, ये चंद्रमा है, कब नहीं पहुंचेगा, जब चंद्रमा के और सूर्य के बीच में कौन आ जाएगा, हम लोग आ जाएंगे, मतलब पृथ्वी जब आ जाएगी तो चंद्रमा तक नहीं पहुंचेगा सूर्य का प्रकाश, तो चंद्र ग्रहण हो गया, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 36, सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है। अब आप बताओ परावर्तन क्या होता है, जब एक चिकना पृष्ठ होगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा परावर्तित होगी किरण, ये आई टकराई और वापस, तो चिकने पृष्ठ में ही तो परावर्तित होगी, क्या वायु में परावर्तित होगी, तो आप कहोगे वायु में तो परावर्तित होगी नहीं। इसका मतलब पहले जब टकराए तो किसी चिकने पृष्ठ से टकराए, तो सबसे पहले देखिए कहाँ टकरा रहा है, कांच से जब टकराएगा, कांच से टकरा के वापस जाएगा, फिर वायु की कई लेयर बनती है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका जब कांच से वायु में जाएगी तभी यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है, ठीक है। ऐसे यदि मान लो कहीं हीरा दिया है, हीरा से कहीं भी जाए, हीरा से हवा में जाए या कुछ भी जाए, तो बस हीरा से हवा में आया तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन वहाँ पे होगा, ठीक है। ये चमक, जहाँ भी चमक वाली चीज़ होगी, मृग मरीचिका, हीरे का चमकना या दरार वाले स्थान से चमकना, ये सब पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना से ही होता है। तो दोस्तों बस आज के लिए ये टेस्ट पेपर नंबर 11 आपका, अब 12, 13 और 14 तीन टेस्ट पेपर और बचे, वो भी जल्दी से हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग केमिस्ट्री शुरू करेंगे और उसका भी ऐसे जल्दी से एनालिसिस करेंगे, फिर वहाँ भी 15, 16, 17, 18 ये टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे। ऐसे हम लोग 35 टेस्ट पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।